हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ये आपकी कौन सी डिसीज होती है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या है और इसका फाइनली मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे हम इसे ट्रीट करते हैं, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे। इस पॉइंट के बारे में ओवरऑल इस वीडियोस में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रेफर टू द पार्शियल और इनकम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन प्रिवेंटिंग द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ कंटेंट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक। ओके, सो जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट आना, किसी प्रकार की रुकावट आना, किसी प्रकार की प्रॉब्लम कॉज होना, ब्लॉकेज होना, उसमें अवरोध आना, राइट। सो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन रेफर टू द पार्शियल, या तो पार्शियल हो सकता है, और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, राइट। क्या हो सकता है यदि हम इसका एक सेंटेंस में देखें तो पार्शियल और कंप्लीट ना, या तो पार्शियल मतलब पूरी तरीके से नहीं होना, आधा ना, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन। जो आपकी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें क्या होना, पार्शियल थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ जाना, प्रिवेंटिंग द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ कंटेंट। जो क्या करता है, अब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो आपका फीकल मटेरियल है, जो आपका कंटेंट है, तो उसको क्या करता है, मूवमेंट होने से ना, उसको मूव करने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें बाधा डालता है, राइट। मूवमेंट ऑफ द कंटेंट थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट। डाइजेस्टिव ट्रैक से जो मूवमेंट होता है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। इट कैन ऑक्यूर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, और यदि आप इसे ट्रीट नहीं करते हो तो ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग, आपकी जानलेवा भी हो सकती है, राइट। सो एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीटली, आधा या फिर पूरी तरीके से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ब्लॉकेज होना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना है, जिसकी वजह से आपका जो कंटेंट है, जो फीकल मटेरियल है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाना, उसका मूवमेंट रुक जाना डाइजेस्टिव ट्रैक में। यह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, और यदि आप इसे ट्रीट नहीं करते हो तो आपका लाइफ थ्रेटनिंग, आपकी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, इवन आपकी डेथ भी इसमें हो सकती है। ऑलराइट, अब इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो टाइप्स है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल में क्या होता है, फिजिकल ब्लॉकेज कॉज्ड बाय कंडीशन लाइक हर्नियास, ट्यूमर्स, एडिशंस एंड वॉल्वुलस ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। मैकेनिकल में क्या हो सकता है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज हो गया हो ना, जैसे कंडीशन हमारा हर्निया की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, एडिशन चिपक जाने की वजह से हो सकता है, और वॉल्वुलस मतलब जो आपकी उसमें ट्विस्टिंग हो जाना, ट्विस्ट हो जाना, ऐठन मरोड़ आ जाना, ऐठन आ जाना, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब इसका फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है भाई, जो आपकी इंटेस्टाइन उसमें पैरालाइज हो जाना, पैरालाइज की जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, जो मसल्स का कॉन्ट्रिक्शन है, वो ही प्रॉपर तरीके से नहीं होना, आपका बोवल का मूवमेंट नहीं होगा, तो फिर आपका फिकल मटेरियल है वो कैसे आपका पास होगा। तो सच एज प्रॉपरली ड्यू टू फैक्टर, सच कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से हो सकता है, कोई आपको प्रीवियस सर्जरी हुई हो, आपको कुछ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासाइट, न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशन हो जिसमें नर्व का, न्यूरोलॉजिकल या नर्व का फंक्शन डिसबैलेंस हो गया हो, वो एक रीजन हो सकता है। दिस रिजल्ट इन द इम्पेयर मूवमेंट ऑफ वोवल, इसकी वजह से आपका जो वोवल का मूवमेंट है उसमें आपको इम्पेयरमेंट आपको देखने को मिलता है, राइट। देन आता है आपका वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। वैस्कुलर में क्या होता है, कॉज बाय कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन। Vascular obstruction caused by compromised blood flow to the intestine leading to ischemia. Conditions such as mesenteric artery embolism can cause this type of obstruction. Okay, valvular obstruction में क्या आता है, caused by compromised blood flow
टू द इंटेस्टाइन। अब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर जो ब्लड का फ्लो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ब्लड का फ्लो उसमें कॉम्प्रोमाइज होना, वो पूरी तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाना आपके इंटेस्टाइन में, लीडिंग टू इस्चेमिया, जिसकी वजह से आपको इस्चेमिया हो जाता है। इस्चेमिया नेक्रोसिस मीन्स आपका जो वहाँ का सेल्स है, टिश्यूज है, वहां पर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट रीच नहीं कर पाना, नहीं पहुंच पाना, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ के जो टिश्यू है इस्चेमिक नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं, वो खराब होने लगते हैं, राइट। कंडीशन सच एज, किस किस कंडीशन हो सकता है आपको, मेसेंट्रिक आर्टरी एम्बोलिज्म हो गया, या फिर कैन कॉज दिस टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ना। देन कॉजेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अब हमने टाइप में यहाँ पर कौन कौन सा देखा हमने, मैकेनिकल देखा, राइट, फंक्शनल देखा और वेस्कुलर। अब हम देखेंगे इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट वी कैन सी कॉजेस देन रिस्क फैक्टर। कॉजेस में मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है, एडिशन की वजह से हो सकता है ना, कुछ बैंड या स्कार हो गया आपके टिश्यू में, या फिर आपस में स्टक हो गया हो, ट्विस्ट हो गया हो, चिपक गया हो, इस रीजन की वजह से आपको हो सकता है। हर्निएशन की वजह से आपको हो सकता है। पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोट्रूट, जो इंटेस्टाइन का पोर्शन है वो थोड़ा सा प्रोट्रूट हो गया, वहाँ की मसल्स वीक होने की वजह से वो बाहर निकल गया हो थ्रू ए वीक स्पॉट एब्डोमिनल मसल्स लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से जो आपकी एब्डोमिनल की मसल्स है वो लीड करती है आपके ऑब्स्ट्रक्शन को, राइट। देन आता है आपका ट्यूमर। ट्यूमर में क्या होता है, ग्रोथ इनसाइड द इंटेस्टाइन और प्रेसिंग ऑन द आउटसाइड ब्लॉक कैन ऑफ कंटेंट ना। आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर कुछ ट्यूमर आपको गांठ हो गई, जिसकी वजह से भी आपको ये डिसीज हो सकती है। वॉल्वुलस ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इसमें आपकी इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो गई हो, इधर उधर मुड़ गई हो ना। ओपन सिग्मोइड कॉलोन है, स्मॉल वोवल है, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। इंटूसेप्शन क्या होता है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन स्लाइड इनटू एडजेसेंट पार्ट, मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, है ना। ये ज्यादातर हमको चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पार्ट है वो स्लाइड हो जाता है एक तरफ आ रहा है, स्लाइड इनटू एडजेसेंट पार्ट, दूसरी तरफ उसको स्लाइड हो जाता है एडजेसेंट पार्ट की तरफ। ये ज्यादातर हमको छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और स्कार टिश्यू ऑफन कॉज्ड बाय क्रोन्स डिसीज और डायवर्टिकुलाइटिस। वंस अगेन रिपीट करूंगा, स्ट्रक्चर नैरोइंग ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ स्कार ऑफन कॉज्ड बाय क्रोन्स डिसीज और डायवर्टिकुलाइटिस। ज्यादातर जैसे डायबिटीज हो गया या डायवर्टिकुलाइटिस हो गया, इसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो टिश्यू है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, स्कैर होना, है ना। यह इसकी वजह से जो आपकी आर्टरी वो नैरो हो जाती है, जहाँ का जो पार्ट है, सॉरी, जो आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है वो सिकुड़ जाता है, वहां पे नैरो हो जाता है। तब भी आपका ऑब्वियसली बात है कि जो आपका कंटेंट है, फीकल मटेरियल है, वो मूव नहीं कर पाएगा, पार्ट सिकुड़ जाना छोटे होने की वजह से। अगला है आपका फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी में सॉलिड ऑब्जेक्ट और अनडाइजेस्टेड फूड कैन ब्लॉक द इंटेस्टाइन। तो फॉरेन बॉडी में आपने जो खाया है, जो सोलो किया है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपका अनडाइजेस्टेड, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होने पाने की वजह से आपको ब्लॉक करता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को। फीकल इंफेक्शन, फीकल इंफेक्शन में क्या होता है, हार्ड स्टूल ऑब्स्ट्रक्टिंग द बफल ऑफन इन एल्डरली और इमोबिलाइज पेशेंट। फीकल इंफेक्शन, जो स्टूल आपका हार्ड हो जाना, ऑब्स्ट्रक्टिंग द बबल, जिसकी वजह से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है बबल ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऑफन इन एल्डरली और इमोबिल पेशेंट। किस पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट जो कि ओल्ड है, एल्डरली एज से, या फिर इमोबिल है, ऐसा पेशेंट जो कि बेड रिडन है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकता, पेशेंट हु कैन नॉट मूव, राइट। तो इनमें क्या होता है, फीकल इंफेक्शन, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अब जो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जो हमारा सेकंड टाइप का था, वो कैसे हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, कुछ अपन मेडिकेशन ले ली हो, जैसे कि आपका नार्कोटिक्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गई, सर्टेन सेडेटिव्स वगैरह कुछ ली हो, उनकी वजह से आपको हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका लो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा होना,
कैल्शियम, तब भी आपको इम्पेयर कर सकता है बबल की मूवमेंट में, राइट। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कुछ हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं कंडीशन, जैसे कि पार्किंसन डिसीज जो कि हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की वजह से भी आपकी जो नर्व है उनमें इंजुरी होने की वजह से, क्योंकि जो मैसेज आ रहा है ब्रेन से ट्रांसमिट हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके अफेक्शन की वजह से, उसमें अफेक्ट की वजह से भी आपको हो सकता है। ओके, सो वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन, mesenteric artery embolism, mesenteric artery embolism, a blood clot in the arteries that supply blood। mesenteric artery embolism में क्या होता है, a blood clot in the arteries that supply blood to the intestine। जो आपकी mesenteric artery जो कि आपकी इंटेस्टाइन को क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, उसमें नेक्रोसिस होने की वजह से, उसमें इस्चीमिया होने की वजह से, लीडिंग टू सॉरी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वहां की जो आपका टिश्यू है, आपकी इंटेस्टाइन है, उसमें इस्चीमिया और नेक्रोसिस आपको हो सकता है। एथ्रोस्क्लेरोसिस ना, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है आपका, नैरो हो जाना मेसेंट्रिक आर्टरीज का। क्यों हो सकता है, प्लेक बिल्डअप वगैरह होना, प्लेक मतलब उसकी जो लेयर है वहां पर एक क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि हम देखते हैं पाइप में हम पानी जाता है ना, पानी की वजह से क्या होता है वहां पर एक परत, एक लेयर जम जाती, तो इस तरीके से दांतों पे हमारे हो जाता है यदि हम दांत नहीं घिसते हैं, तो ऐसा एक प्लेक का बिल्डअप हो जाना, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो का, जो कि आपको रिड्यूस करता है। फिर अगला आता है आपका थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, एक क्लॉट इन द वेंस, वेंस में आपकी क्लॉट होना, clot in the veins draining the intestine, mesenteric vein thrombosis ना, थ्रोम्बोसिस की होना, एक क्लॉट इन द वेंस, वेंस में आपकी क्लॉट होना, ड्रेनिंग द इंटेस्टाइन, एक क्लॉट इन द वेन ड्रेनिंग द इंटेस्टाइन, mesenteric vein thrombosis, mesenteric vein में आपका थ्रोम्बोसिस होना, क्लॉट हो जाना, जो भी आपको कॉज करता है आपको ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो में, राइट। तो ये सारे हो गए इसके कॉजेस। एंड हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में आएगा आपका प्रीवियस कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से भी आपको रिस्क रहता है। एज ग्रुप हो गया आपका, इन्फेंट छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है हमको, इंटूसेप्शन जो हम मेडिकल टर्म यूज करते हैं, ससेप्टिबल ज़्यादा होते हैं। एल्डरली एज आर द हायर रिस्क टू कंडीशन लाइक डाइवर्टिकुलोसिस, फीकल इंफेक्शन की वजह से या ट्यूमर की वजह से। जो ओल्डर एज है उनमें भी ज़्यादा हायर चांस होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज से यदि किसी को बबल की क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज से आईबीडी है, उनको भी होने का चांसेस रहता है। कैंसर की वजह से भी, ट्यूमर की वजह से आपको हो सकता है। हर्निया की वजह से हो सकता है, हर्निया में हमारा वीकनेस हो जाना, आपकी जो मसल्स है उसमें प्रोट्रूट हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। सर्टेन मेडिकेशन की वजह से हो सकता है, ओपोइड हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गया ना, इसकी वजह से हो सकता है। प्रोलॉन्ग टाइम यूज करने की वजह से एंटी साइकोटिक या पैरालाइटिक ड्रग, राइट। न्यूरोलॉजिकल कुछ कंडीशन हो सकती है, पार्किंसन डिसीज हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, एक्सेट्रा। फॉरेन बॉडी को चेंजेस कर लिया है, वो भी एक हो सकता है। इलनेस और ट्रामा, कोई इलनेस या कोई ट्रामा हो गया हो, एंड कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इंफेक्शन। ओके, तो ये सारे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की वजह से आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो शैल वी मूव ऑन। ओके, ऑल राइट। तो नेक्स्ट आपका आता है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। आपके पेट में दर्द होगा, क्रैम्पिंग होगी, आपको मरोड़ होगी, पेट में आपके ठंड होगी, राइट। वॉमिटिंग हो सकती है कुछ सर्टेन केसेस में, बाइल और फीकल मैटर, वॉमिटिंग में कंटेन बाइल और फीकल मैटर, जिसमें आपका फीकल मैटर और आपका बाइल भी आ सकता है। एब्डोमिन आपका डिस्टेंडेड होगा, पेट आपका फूला फूला रहेगा। कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है और इनएबिलिटी टू पास गैस भी आपको हो सकता है। बबल साउंड दैट में भी हाइपर एक्टिव, आपको बबल साउंड होंगे जो कि आपके हाइपर एक्टिव साउंड होंगे और एब्सेंट भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में देखेंगे हम इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका एब्डोमिनल एक्सरे टू चेक
4 ईयर फ्लूइड लेवल डिस्टेंशन एब्डोमिनल एक्सरे कराना है, जिसमें आप एयर और फ्लूइड का जो लेवल है वो आप चेक करेंगे। सीटी स्कैन कराएंगे, जिसमें भी आप डिटेल इमेजिंग स्टडी करेंगे, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही। बेरियम एनीमा देंगे, जिससे कि आप कॉन्ट्रास्ट एनीमा होता है जहाँ पर आप ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ब्लड टेस्ट कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कंप्लीट सेल काउंट वगैरह कराएंगे, इन्फेक्शन को और डिहाइड्रेशन को चेकआउट करेंगे, राइट, इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड टेस्ट। ऑलराइट, तो ये सारा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। देन हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आएगा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करना है पेशेंट को आपको, क्योंकि डिकम्प्रेस द स्टोमक एंड रिलीफ वोमिटिंग। वोमिटिंग आपको डिकम्प्रेस करने के लिए स्टोमक को, क्योंकि फीकल मटेरियल आपका पास नहीं हो रहा है तो स्टोमक आपका कम ज़्यादा होगा, जिसके लिए कंप्रेस आपको उसको डिकम्प्रेस करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए, आप रिलीफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड रिलीफ वोमिटिंग। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट टू करेक्ट इम्बेलेंस। जो भी फ्लूइड आपका इम्बेलेंस हुआ है, कम हुआ है, तो उसको आपको रिप्लेस करना है। पेन मैनेजमेंट के लिए आपको एनाल्जेसिक पेन किलर मेडिसिन देना है। एंटीबायोटिक सीवियर केस या इन्फेक्शन के केस में आप दे सकते हो। बोबल रेस्ट, नो ओरल इनटेक, पेशेंट को एनफीएम रखना है, नील बाय माउथ, ओरल इनटेक आपको नहीं देना है फर्दर इंटेस्टाइन जब तक रिकवर ना हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी में रिक्वायर टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, रिपेयर ए हर्निया, रिसेक्ट ए ट्यूमर और अनट्विस्ट द इंटेस्टाइन, राइट। अब इसमें आपको रिक्वायर होती है आपको किस टाइप का हुआ है, टाइप 1 है, 2 है ना, हमने देखना मैकेनिकल है, फिजिकल है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम हर्निया को कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीट करेंगे। जिसमें आपका इंटेस्टाइन ट्विस्ट हुई है तो उनको अनट्विस्ट करेंगे, ट्यूमर्स हुआ है तो उसको हम रिमूव करेंगे, हर्निया हुआ है तो वहाँ पर भी हमको रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको भी हमको ठीक करना पड़ेगा। तो एज पर सिचुएशन हम जो सर्जरी है, जो चीज़ें उनको हम प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। A bowel resection may be necessary if part of the intestine necrosis ड्यू टू वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो नेक्रोस हो गया है, वहाँ के सेल्स टिश्यू का डेथ हो गया है, इस्केमिया हो गया है, तो उस पार्ट को कट आउट करके रिसेक्शन वापस से हमको करना पड़ेगा, राइट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका आएगा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव आपको मैनेज करना है। असिस्मेंट, वाइटल साइन आपको असिस्ट करना है, हाइड्रेशन स्टेटस आपको चेक करना है, एब्डोमिनल गर्थ आपको मेजर करना है, गर्थ कितना है एक्सेट्रा, और पेशेंट का आपको नील बाय माउथ एनपीएम रखना है, पेशेंट का एक्सरे, एमआरआई, फिजिकल फिटनेस आपको कराना है, यूएससी एक्सेट्रा। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आपको केयर देना है, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करनी चाहिए, नेजोगैस्ट्रिक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट करना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है अबाउट सर्जरी, अबाउट मेडिसिन एक्सेट्रा। इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको आपको रीएश्योर करना है, उनको आपको सेटिस्फाई करना है। ऑनलाइन डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यदि ऑपरेशन प्लान है तो उसके पहले जो भी प्रोसीजर होती है, एक्सरे वगैरह हो गया, एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह हो गया, पार्ट प्रिपरेशन वगैरह हो गया, और आपका फॉर्म वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप फिलअप करके सारी चीज़ें आप करके ले लेंगे, राइट। देन पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद जो टाइम होता है उस समय पेन रिलीफ आपको मेडिकेशन देना है पेशेंट को। यदि इंसर्शन हुआ है या सर्जरी छोटा मोटा ओपनिंग हुई है तो वहाँ पर पेन होगा, तो आपको पेन रिलीफ करना है। ये आपका फर्स्ट लाइन रहेगा। मॉनिटर करना है आपको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, इम्बैलेंस हो रहा है तो उसको आपको बैलेंस करना है। जो भी चीज़ है, मेंटेन टिश्यू परफोरेशन, टिश्यू परफोरेशन ना हो इसके लिए आपको सर्कुलेशन को चेक करना है। एनी साइन ऑफ इस्केमिया का कोई साइन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, चेंजेस तो नहीं आ रहा कोई स्किन में जिधर ओपनिंग हुई है, तो वो भी आपको चेक करना है। मेंटेन स्किन, स्किन की इंटेग्रिटी आपको मेंटेन करना है। रेगुलर आपको ड्रेसिंग करना है, जो भी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है तो वो आपको माइक्रोबियल आपको यूज करना है, क्लीन एंड ड्राई और प्रिवेंट रखना है, ताकि आपके अल्सर भी रिड्यूस हो, आपको अल्सर के चांस ना हो। ओके। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेट ग्रेजुअली एंड आपको इंटरेस्ट, आपका जो न्यूट्रिशनल का स्टेटस है वो भी आपको इम्प्रूव करना है, वो भी आपको बढ़ाना है।
प्रोवाइडिंग नॉलेज, पेशेंट को आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है अबाउट डिसीज, इन्फेक्शन, साइन एंड सिम्टम एक्सेट्रा, मेडिकल एडवाइस, राइट। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा प्री ऑपरेटिव में, एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम। पेशेंट को एंजाइटी होगी, पेशेंट को चिंता होगी, किससे रिलेटेड, संबंधित किससे, सर्जरी से, अनसर्टेनिटी ठीक होगा नहीं होगा, क्या होगा, मतलब सर्टेन नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, या उसका आउटकम क्या होगा, ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कितना समय लगेगा, कितने समय बाद नॉर्मल खाना खा पाऊंगा, कितना पैसा लगेगा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरीके से उसको एंजाइटी हो सकती है। रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं तो उसका भी एक रिस्क हो सकता है, वो आपको चेक करना है, वो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का आपका यहाँ पर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो बन सकता है, राइट। इससे वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन की वजह से। रिस्क फॉर अल्टर न्यूट्रिशन रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड। अब जो उसका न्यूट्रिशनल का स्टेटस है उसमें क्या हो रहा है, उसमें रिस्क अल्टर्ड हो रहा है, अल्ट्रेशन आना, कम होना, रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड, क्योंकि वो फूड को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पच नहीं पा रहा है, दैट इज द रीजन, राइट। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आएगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में एक्यूट पेन होगा, सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जरी हुई है उसकी वजह से, माइक्रोस्कोपिक हो या फिर ओपन हो, राइट। देन रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, सर्जिकल इंसिजन हुआ है तो उस जगह पर, उस साइड पर पेशेंट को रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का, तो एक केयर प्लान ये हो गया। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल वुंड और एनसीट्यूब, एनसीट्यूब फीडिंग की वजह से, एनसीट्यूब इंसर्शन की वजह से और सर्जिकल वुंड की वजह से स्किन की इंटीग्रिटी है वो भी चेंज हो सकती है, वुंड और रिस्क हो सकता है, वो भी आपको एक केयर प्लान आ जाएगा। रिस्क फॉर डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो गए क्योंकि फ्लूइड बॉडी से लॉस हो गया ना, तो एक आपका ये भी बन जाएगा वॉमिटिंग की वजह से। एंजिट्यूब हो गया, सक्शनिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। इम्पेयर्ड मोबिलिटी का बन जाएगा आपका, राइट। तो एक्सेट्रा आप एक केयर प्लान बना सकते हैं, ये केयर प्लान आपका हो जाएगा। फाइनली लेक्चर हमारा पूरा हुआ, अभी टाइम आ गया सम अप करने का, तो जल्दी से हम इसको समराइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर जाना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, रेफर टू द पार्शियल और इनकम्प्लीट, राइट। इनकम्प्लीट और कंप्लीट आपका ब्लॉकेज होना इंटेस्टाइन में, जो कि आपका प्रिवेंट करता है नॉर्मल कंटेंट को मूवमेंट से, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाना, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। आप स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, यदि आप इसे ट्रीट नहीं करते हो प्रॉपरली तो ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। टाइप में हमने देखा मैकेनिकल, जो किसी मैकेनिकल फिजिकल ब्लॉकेज की वजह से आपको हो सकता है, हर्निया, ट्यूमर, एडिशन, बल्बुलस की वजह से। फंक्शनल पैरालाइज, फंक्शनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं करने की वजह से आपको हो सकता है, सर्जरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, पैरालाइज की वजह से भी हो सकता है। वेस्कुलर में आपका ब्लड वेसल से प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाना, प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाना, इसकी वजह से भी हो सकता है। कॉजेस में आ जाते हैं आपके मैकेनिकल कॉजेस, एडिशन, हर्नियास की वजह से और ट्यूमर की वजह से, बॉल्ब्यूलस की वजह से, इंटरसेप्शन की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, एंड फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकता है। फंक्शनल में हमने देखा सर्जरी कुछ हुई है, कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ऐसी मेडिकेशन ले ली है, नार्कोसिस हो गया ना, नार्कोटिक्स हो गया, एंटीकोलिनर्जिक, ये सेडेटिव की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम सोडियम कम ज़्यादा होने की वजह से, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है ना। वेस्कुलर हो सकता है आपको आर्टरी एम्बोलेंस की वजह से, एर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से, थ्रोम्बोलाइसिस की वजह से एक्सेट्रा। रिस्क फैक्टर एज हो गया आपका, राइट, एल्डरली में ज़्यादा देखने को मिलता है और बच्चों में, ओके। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज से, कैंसर, हर्निया, ये एक्सेट्रा चीज़ों की वजह से हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, हमने देखा एब्डोमिनल पेन होना, क्रैम्पिंग होना, वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इनएबिलिटी टू गैस पास एक्सेट्रा, डिहाइड्रेशन ना। एक्सरे कराएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में, सीटी स्कैन कराएंगे, बेरियम एनीमा, ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट और सेल काउंट एक्सेट्रा, राइट।
मेडिकल मैनेजमेंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, पेन मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक, बोबल रेस्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिक्वायर है तो रिसेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं, जो भी आपकी ट्विस्ट हुई है, वॉल्वुलस हुआ है या ट्यूमर हुआ है, उसको प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पर सर्जरी आप परफॉर्म कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव वाइटल साइन चेक करना, हाइड्रेशन स्टेटस करना, जो भी मेडिकेशन है वो चेक देना, एंटीबायोटिक मेडिसिन, और एब्डोमिनल गर्थ चेक करना, इंस्टीट्यूट फीडिंग वगैरह प्रॉपर फंक्शनिंग है नहीं वो चेक करना, पेशेंट को एजुकेट करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, पार्ट प्रिपेयर वगैरह करना, टीटी जाइलोकाइन एक्सेट्रा रिक्वायर है तो वो देना। पोस्ट ऑपरेटिव में फर्स्ट लाइन रहेगा हमारा पेन को मैनेज करना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करना, पेशेंट का टिश्यू परपुरेशन को मैनेज करना, स्किन इंटीग्रिटी को मैनेज करना, न्यूट्रिशनल का स्टेटस को मैनेज करना, पेशेंट को स्पेशलिस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना, एजुकेट करना, राइट। नर्सिंग डायग्नोसिस एंजाइटी का बन जाएगा, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का आ जाएगा, रिस्क फॉर अल्टर्ड न्यूट्रिशन, एक्यूट पेन का आ जाएगा, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी एक्सेट्रा आपका यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाएंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।